Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. In today's lecture, we will going to discuss the frequency domain analysis of the images. And the topic which we will be covering in today's lecture is the convolution as well as the low pass and high pass filter. And we will be discussing that how the shape of these filters are formed in the frequency domain of these. So let's get started. So in the previous class, we have looked at the sampling in the two-dimensional range. As we already know कि हमारे पास images जो हैं, they are two-dimensional. That means they have width and they have columns. एंड ऑल्सो जब हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हम कितने करीब करीब उन पॉइंट्स को आपस में ले रहे हैं। जितने करीब ये पॉइंट्स हैं उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी हायर है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हायर है, और जितने आपके पॉइंट लोअर हैं उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी यानी जितना सैम्पलिंग पॉइंट दूर है उतने आप लो फ्रीक्वेंसी पे सैंपल कर रहे हैं। सो अ गुड टेक्निक इज यू सैंपल the signal at a higher frequency. If you do not sample the signal at a higher frequency, then it is a chance that you get a corrupted signal at output, which is the effect of the aliasing and the folding, which we have seen in the previous lecture. जहाँ पे हमारे पास एक चेकर बॉक्स था जिसके अंदर हमारे पास जो स्क्वायर्स थे उनकी एक साइड जो थी वो 0.1978 पिक्सल्स थी और दूसरे की 0.478 पिक्सल्स थी। सो जब हमने इसको सैंपल किया तो उसमें हमारे पास सिग्निफिकेंटली सैम्पलिंग आ गई, बिकॉज इसके सैम्पलिंग कहाँ पे होनी चाहिए थी, 0.478 पिक्सल्स पे होनी चाहिए थी, वेयर एज द सैम्पलिंग वाज डन एट 0.79 पिक्सल. So more the greater is these pixel value, the higher is your sampling rate. And then we looked at this image in our last class, जहाँ पे हमारे पास ये एक इमेज था जिसको हम जो ओरिजिनल इमेज था इसको हमने सैंपल किया, और जब इसकी डाउन सैम्पलिंग परफॉर्म किया, एक एक पिक्सल छोड़ दिया, तो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स आना शुरू हो गए. सो अगर आप ट्राउजर का ये वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे आपकी लाइन स्ट्रेट थी, और इस पोर्शन के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व होना स्टार्ट हो गई हैं. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ the subsampling of an image, and this was corrected further using a technique which is called as low pass. So when we applied the low pass filter in this image, this effect was corrected in the image on the right side, and this effect was now negligible. And now these two images are more closer to one another. अब ये दोनों images जो है ना एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं. rather than this इसके अंदर आपको ज़्यादा noticeable effect artifact नज़र आ रहा है. यानी आप जब image को process कर रहे हैं, so now this is clear कि किसी ने इसके ऊपर image में कोई छेड़खानी की है. So and then we also looked at the phenomena, जिसमें हमारे पास एक जिगर था जिसके अंदर हमने images को देखा और हमने इसकी sampling सेम उसी phenomena से perform किया, and we looked at कि bilinear interpolation हमेशा अच्छी interpolation होती है as compared to the other techniques of the image processing. And then finally we looked at the Moir effect in the images, जहाँ पे आपके पास जब कोई विंडोज ओवरलैप करती हैं तो आपके पास इफेक्ट आता है. बाय द वे, इन रियल लाइफ दिस इफेक्ट हैपेंस व्हेन यू टेक द पिक्चर ऑफ नेट्स. जब आपके पास जालियों, जो दरवाजे की जालियां, इसके अंदर जब आप इसकी पिक्चर लेना तो आप कैमरे को कभी कभी मूव करते हैं तो आपको इसका पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आता है. ये इफेक्ट एग्जैक्टली आपका मोयर पैटर्न है जो आपको इफेक्ट दे रहा होता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस लेक्चर. सो हम जब स्पेशल डोमेन में फिल्टरिंग करते थे तो हम फिल्टरिंग को या तो एवरेजिंग. बाइलिनियर इंटरपोलेशन क्या होती है? बाइलिनियर का मतलब ये है, एक मिनट जी, ये मेरे पास एक इमेज दिया हुआ है जिसके अंदर एक पिक्सल ये पड़ा हुआ है 1,
और एक और पिक्सल पड़ा हुआ है 1। अब मैं चाह रहा हूँ ये 2 पड़ा हुआ है और ये 2 पड़ा हुआ है, ये लेट्स से 4 पड़ा हुआ है, ये 3 पड़ा हुआ है और ये एक और सेंटर में एक और रो पड़ी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि इस रो को रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये इमेज क्या था, दिस इज एन इमेज विच वाज फॉर्म्ड ऑफ 2 क्रॉस 3 का ये इमेज बना हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इसको 2 क्रॉस 3 के बजाय किस पे कन्वर्ट कर लें, 3 क्रॉस 3 पे कन्वर्ट कर लिया जाए। सो इंटरपोलेशन का मतलब है कि आप सेंटर वाले पिक्सल को फिल कर रहे हैं। सो किस किस तरह फिल कर सकते हैं, एक तरीका कार ये है कि 1 + 1 करें विच इज इक्वल टू 2 और जितने पिक्सल हैं उसको इससे डिवाइड कर दें। दिस इज कॉल्ड एज नियर नेबर इंटरपोलेशन। जो भी इसके नेबर्स हैं उनको हमने यूज करके इंटरपोलेट किया, यानी एक तरीका कार है कि इसकी वैल्यू उठाऊं और यहां पे रख। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा तरीका कार ये है कि बाय लीनियर, बाय का मतलब होता है 2 और लीनियर का मतलब है कि 7 वाले, यानी 7 वाले 2 पिक्सल यूज हो जाए। एक तरीका कार ये है कि आप इस पिक्सल को एज इट इज उठा के रख लें। सो इस इमेज में तो सेम आएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस इमेज, इसमें या तो वैल्यू 4 आ सकती है या वैल्यू आपकी 3 आ सकती है, राइट, व्हिच इज अगेन लिटिल प्रॉब्लम फॉर अस। सो हम क्या करते हैं, इसको बाय लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। बाय लीनियर का क्या मतलब है कि आपने नेबर की 2 वैल्यू को उठाया, 4 + 3 which will going to give you value equivalent to 7. Since 2 पिक्सल हैं, so divided by 2 which is equivalent to 3.5. So since 3.5 हमारे पास नहीं होता, so this can be equivalent to 3 और 4, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप किसी के इक्विवेलेंट ला सकते हैं। सो सबसे अच्छी आपको इंटरपोलेशन कौन सी परफॉर्मेंस देता है, बायलिनियर। अच्छा, मैं एक और आपको वो केस दिखाता हूँ जिसमें परफॉर्मेंस खराब है। एक है 7 का पिक्सल और एक है 2 का पिक्सल, और मैं कहता हूँ सेंटर वाली वैल्यू को रिकंस्ट्रक्ट करना। अगर मैं इसको नेबर इंटरपोलेट करूं तो क्या तरीका कार है, या तो 2 की वैल्यू एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाए, या दूसरा तरीका कार ये है कि मेरे पास जो 7 दिया हुआ है इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दूं, राइट, बिकॉज ये इसके नेबर पिक्सल्स है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप इसको बाय लीनियरली इंटरपोलेट करें, यानी जो करीब के दोनों पिक्सल हैं उनको इंटरपोलेट करें। हाउ दिस इज डन, 7 + 2 which will going to give you value equivalent to 9. सिंस 2 पिक्सल हमने कंप्यूट किया तो 9 डिवाइड बाय 2 will going to give you 3.5. सो 3.5 नहीं होता तो मैं इसको 4 के इक्विवेलेंट अप्रोक्स कर देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज योर बायलीनियर इंटरपोलेशन, राइट। आई होप दैट दिस आंसर्स योर क्वेश्चन मैडम। राइट, नाउ सी कि अब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फिल्टरिंग किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड के कॉलम के ऊपर जो है ना 2 डिस्क्रीट फंक्शंस दिए हुए और जिनको हमने आपस में इंटरपोलेट कराना है, जिसमें आपके पास जो पहला फंक्शन दिया हुआ है वो सिग्नल है व्हिच इज f(m), और इनका जो रिजल्ट कंप्यूट हो क्या है वो यहाँ पे आ रहा है, ये ई के अंदर। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड में नोटेशन वाला टूल खोल लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास 2 सिग्नल थे f(m), और हम चाहते हैं इस f(m) को h(m) के साथ कन्वॉल्व करना। ठीक है, कन्वॉल्व का क्या मतलब है, फ्लिप एंड रोटेट। और
इसका जो हमारा रिजल्टेंट है, जब ये फ्लिप और रोटेट होगा तो बारी बारी ए हर पॉइंट के ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये आगे जाता रहेगा। सिंस हमारे पास टाइम डोमेन में एक एक पॉइंट के ऊपर कंपटीशन होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें क्या एडवांटेज देती है कि हम एक वक्त में सिग्नल को डायरेक्ट कन्वर्ट करें फोरियर ट्रांसफॉर्म में और फिर उसको कन्वॉल्व कर लें। यानी कन्वोल्यूशन, इससे पहले हम क्या करते थे, ये हमारा फंक्शन था टाइम डोमेन, एफ ऑफ एक्स इज कन्वॉल्व विद एच ऑफ एक्स। लेकिन टाइम डोमेन में क्या करते हैं, एफ ऑफ एम कॉमा एन को डायरेक्टली एच ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी यहाँ पे आपको कन्वोल्यूशन था और जो यहाँ जो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोसेस है, अब ये क्या आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर ये मेरे पास सिग्नल था आपका टाइम डोमेन में, तो मुझे हर पॉइंट पे बारी बारी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। इम्प्लीमेंटेशन जी कैसे हो रही है, ये एफ ऑफ एम लिया, इसको एच ऑफ एम से हमने कन्वॉल्व कराना था। एच ऑफ एम को कन्वॉल्व करने का क्या तरीका कार है, जो भी एच ऑफ एम है इसका आप इनवर्स लेते हैं। यानी एच ऑफ एम था तो इसका माइनस एच ऑफ एम लिया, ये सिग्नल था तो इसका हमने इनवर्स कॉपी ले ली, ये पॉजिटिव सिग्नल, इसके इनवर्स कॉपी ले ली। इसके बाद क्या किया कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया, एच ऑफ एम is now multiplied with this f of m और resultingly हमारे पास ये वाला सिग्नल कंस्ट्रक्ट होके हमें मिल गया, जो आपके पास टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन। सिमिलरली अगर आप देखें तो आपके पास एक और सिग्नल दिया हुआ है, ये दूसरा, ये एफ ऑफ एम का सिग्नल है, ये एच ऑफ एम का सिग्नल है, और हम चाहते ये हैं कि इन दोनों सिग्नल्स को आपस में कन्वॉल्व कराने। एफ ऑफ एम एज इट इज आया, एच ऑफ एम को हमने क्या किया, एक दफा फ्लिप किया। यानी ये जो एच ऑफ एम दिया था, अब इसकी नेगेटिव कॉपी पड़ी है, ये साइड पे आ गया, और फिर इसके बाद हमने इसको टाइम डोमेन के उस सिग्नल के साथ सब्ट्रैक्ट करा दिया, यानी पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई कराया, और हमारे पास रिजल्टेंटली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। यानी जब आप कन्वोल्यूशन करते हैं तो कन्वोल्यूशन इज बेसिकली दिस प्रोसेस। ये मेरे पास दो सिग्नल, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड। मैं चाहता हूं कि इस सिग्नल के साथ इस सिग्नल को कन्वॉल्व करूं। सो कन्वॉल्व कराने का तरीका क्या है, फ्लिप एंड रोटेट ऑन द सिग्नल। फ्लिप किया, पहले पॉइंट पे मल्टीप्लाई कराया, यानी ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर ओवरलैप थी तो ये रिजल्ट आया। दोबारा आगे गया, अब ये दोनों फिंगर ओवरलैप हुई, फिर 3 फिंगर ओवरलैप हुई, 4 फिंगर हुई, अब पूरा सिग्नल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ, आगे चला गया, आगे चला गया, आगे चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस process is called as your convolution, so which you have already covered in your signal and system. Before I go ahead, I want to ask participants, क्या आपने convolution का ऑपरेशन पहले देख लिया हुआ है सिग्नल सिस्टम में? अब्दुल्ला जबील, अब्दुल्ला आपने कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन पहले देखा सिग्नल सिस्टम के कोर्स में? जी सर। आपने कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन पहले पढ़ा हुआ है सिग्नल सिस्टम में? जी सर। ओके, मुझे ब्रीफली बताएं कि कन्वोल्यूशन में क्या होता है। मैंने अभी स्टूडेंट्स को बताया कि कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन क्या होता है, आप बताएं कन्वोल्यूशन में क्या चीज़ होती है। मेजर स्टेप्स जो है ना वो मुझे बता दें। अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? मुझे लगता है अब्दुल्ला की आवाज हम तक नहीं आ रही। अच्छा, खैर, एनीवेज आई विल रिपीट द ऑपरेशन। सो कन्वोल्यूशन इज बेसिकली फ्लिप एंड रोटेशन एंड रोटेट ऑफ द सिग्नल।
अच्छा, ये इसको हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन आ जाए। और कॉन्वोल्यूशन के अलावा हमारे पास एक और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या कहता है कि किसी भी सिग्नल को अपने साथ ही कन्वॉल्व करें तो आपका रिजल्ट मैक्सिमम होता है, यानी एक सिग्नल दूसरे के साथ जब मैच करता है तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम 1 होता है। और जब सिग्नल किसी दूसरे सिग्नल के साथ आप कन्वॉल्व कर रहे हैं जिसकी शेप उस तरह की नहीं है तो उसको आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। ये आपको मोस्ट आइडियल केस बता रहा हूं। और क्रॉस कन्वोल्यूशन में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा होता है। नाउ लेट्स सी कि इमेज प्रोसेसिंग में हमें ये चीजें कैसे काम आ रही हैं, कन्वोल्यूशन और रोटेशन। ये हमारे पास एक स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज था जिसमें हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है और मैं चाह ये रहा हूं कि इस सर्किट के अंदर जो पार्ट डैमेज हुआ है ना, ये वाला, दिस इज द पार्ट विच इज डैमेज इन दिस सर्किट। मैं इस डैमेज सर्किट वाले पार्ट को इससे अलग करना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, इसका फ्रीक्वेंसी में इस इमेज को कन्वर्ट किया। व्हेन आई कन्वर्टेड द इमेज इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लोब्स नजर आना शुरू हो गए। दिस इंडिकेट्स ट्रूली कि इमेज के अंदर कोई नया कंपोनेंट ऐड हुआ है, यानी ये जो है ना इसका एक ब्रेक डाउन फैक्टर ऐड हुआ है जिसकी वजह से इमेज में कुछ ना कुछ डिसरप्शन हुई है एंड हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली जाके इसको एनालाइज कर देते हैं। और ये वो वाला इमेज है जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और इसको m/2 और n/2 के ऊपर सेंटर किया। अच्छा, नाउ लेट्स सी कि अब मैं इस इमेज के ऊपर ना 2 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो पहला वाला ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं ये आपका लो पास फिल्टर है। हाउ लो पास? जो भी इमेज की सेंटर वैल्यू है ना, सेंटर सबसे सेंटर में वैल्यू, ये आपका आ जाएगा इमेज का डीसी कंपोनेंट। यानी ये बेसिकली डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास? 0 हर्ट्ज। सो ये वाला कंपोनेंट ऐसा है जो आपके पास 0 हर्ट्ज पे पड़ा हुआ है। सेंटर फ्रीक्वेंसी, लेट मी रीटाइप इट। सो सेंटर is your DC and we already know कि DC की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास? इक्विवेलेंट टू 0 हर्ट्ज होती है। और जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जा रहे हैं, इसका मतलब है जो सेंटर के सबसे करीब वाला पोर्शन है वो आपके पास कौन सा पोर्शन है? वो ऐसा पोर्शन है जहां पे आप के पास इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है। जितना आप सेंटर से अवे हो रहे हैं आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट पड़े। सो एक ये ऐसा इमेज है जिसके अंदर आपके पास लो फ्रीक्वेंसीज पास हो रही हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर ये है ना, ये बेसिकली इसकी 1 वैल्यू होती है और जो बेस है दिस इज द 0 वैल्यू। आप क्या कर रहे हैं कि बेस की सारी वैल्यूज को ऑफ कर दिया सवाए किन वैल्यूज को? जो सेंटर के करीब है। ये वो वाला इमेज है जिसके अंदर हमने एक हाई पास वैल्यूज गुजारी। हाई पास किस तरह? यानी ये जितनी लो फ्रीक्वेंसी थी ना, ये वाला सेंटर वाला पोर्शन, इन सबको हमने ऑफ कर दिया। इनकी वैल्यू देखें, ये 0 के ऊपर मैप हो गई और बाकी जो हायर फ्रीक्वेंसी थी उनको हमने पास करा दी। अच्छा, अब ये जो थर्ड इमेज है ना, ये बड़े गौर से देखने वाली चीज है। ये मैं दोबारा भी इसको रिपीट करूंगा। इसको देखें, यहां पे हमारे पास इमेज क्या था? इसमें गैप आया हुआ है ए का। सो मैंने आपको शुरू में बताया था किसी भी इमेज के अंदर लाइट का फैक्टर या इल्यूमिनेशन जब हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो इल्यूमिनेशन इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेज है उस इमेज की हम डीसी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ यू सी दिस फिल्टर, तो ये वाला भी आपके पास एक लो पास, ये भी आपके पास हाई पास फिल्टर है और ये भी एक हाई पास फिल्टर है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट आपके पास इंटायरली डिफरेंट है।
सो ये जो पहला इमेज था ये आपके पास एक लो पास फिल्टर, लो पास का मैंने आपको बताया था, जब भी आप इमेज को लो पास करते हैं तो जो एजेस की डिटेल है वो खत्म होगी। सो एजेस की डिटेल जैसे खत्म हुई तो आपके पास अब जो रिजल्टेंट इमेज ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज अ ब्लर इमेज, whereas this image has got sharp edges but no DC value। और जो आपके पास ये लास्ट वाला इमेज आ रहा है, लास्ट इमेज ये जो आ रहा है, इस इमेज के अंदर आपके पास डीसी वैल्यू भी पास हो रही है। कितनी पास हो रही है डीसी वैल्यू? ये जो डीसी वैल्यू पास हो रही है ना, इसकी वैल्यू ये अल्फा के कंपोनेंट पे, यानी आपने इसमें इतना ऑफसेट ऐड कर दिया, अल्फा का डीसी ऑफसेट इस इमेज में ऐड हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस डीसी ऑफसेट इन द इमेज, अब जो हमारे पास इमेज ऑब्टेन हुआ है, इस इमेज के अंदर हमारे पास ज्यादा लिटेड इमेज आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपके पास एक ज्यादा क्लियर इमेज आ रहा है। सो आई विल स्टॉप माई लेक्चर ओवर हेयर बिकॉज वो टाइम इज लैपिंग अप। I will now continue in the second part of the lecture.